हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल लक्ष्य तक आपके साथ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बेहतर होंगे। गाइस, आज के सेशन में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो आप स्किप कर सकें। उसको हम पॉलिटी से, जियोग्राफी से कैसे को रिलेट करके पढ़ेंगे, उसको आप लेक्चर में बने रहिए और देखते रहिए, नोट डाउन करते रहिए। और गाइस, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग डेली क्या करते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो करंट अफेयर्स के बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। लास्ट में एक क्वेश्चन आपके लिए होगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जैसा कि मैं डेली बोलती हूँ कि आप लोग जाकर के टेलीग्राम, जिसने चैनल ज्वाइन नहीं किया, जाकर के ज्वाइन करिए। पीडीएफ आपको वहीं मिल जाएगी और बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ शेयर किए जाते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन होती रहेगी। और कई लिंक है, जैसे आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीपीसीएस की कर रहे हैं, या अदर किसी भी एग्ज़ाम की कर रहे हैं, सबकी अलग अलग लिंक है। आप जाकर के वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आप ही को बेनिफिट मिलेगा। और जो हमसे इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहता है, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जाकर के आप फॉलो कर सकते हैं। और चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आज की मोटिवेशन लाइन क्या है वो देख लेते हैं। क्या है मोटिवेशन लाइन, देख लेते हैं। जब भी पढ़ाई करने बैठे ये सोचें कि आखिरी बार पढ़ रहा हूँ, कल मेरा एग्ज़ाम है। यकीनन इस सोच के साथ की गई तैयारी एक अलग लेवल की होगी और आप बड़े से बड़े एग्ज़ाम आसानी से पास कर लेंगे। क्या होता है हम स्टूडेंट्स के साथ कि जब हम पढ़ने बैठते हैं तो मन नहीं करता, फिर कहता है अरे कल पढ़ लेंगे, चलो छोड़ो। और यही चीज़ अगर हम डेली 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 करते रहेंगे तो वो कल तो कभी आएगा नहीं, और कल कभी आएगा नहीं तो हमारी प्रिपरेशन रखी की रखी रह जाएगी। तो इसलिए जब भी आप स्टडी करने बैठें तो ये सोचिए कि कल ही मेरा एग्ज़ाम है और हमको इसको फिनिश करना है। टारगेट सेट करिए, उसको फिनिश करके ही सोइए। और अगर आप इस सोच के साथ पढ़ेंगे कि कल मेरा एग्ज़ाम है और उस टारगेट को फिनिश कर लेंगे, तो आपकी जो तैयारी होगी वो अदर लोगों की तुलना में क्या होगी, डिफरेंट होगी, हट करके होगी। और इससे जब आपका एग्ज़ाम आएगा तो आपको थोड़ा सा भी प्रेशर नहीं होगा, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं होगा। और क्या होगा, आपको आपका एग्ज़ाम बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो आपको उस समय फील होगा अब मैंने क्या किया, बहुत ही अच्छे तरीके से स्टडी की है। तो इसलिए जब भी बैठें ये सोचिए कि मेरा कल एग्ज़ाम है और हमको इसको फिनिश करके ही जाना है। तो इससे क्या होगा, आप ही को बेटर फील होगा। तो चलते हैं, आज का सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। आज का सेशन क्या कह रहा है, आज का सेशन में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इसको देख लीजिए कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं इसके बारे में और भी फैक्ट कि ये जो था 17 नवंबर 1999 यानी 17 नवंबर 1999 में इसकी सबसे पहले घोषणा यूनेस्को के द्वारा की गई थी। किसने की थी घोषणा? यूनेस्को के द्वारा 17 नवंबर 1999 को की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या था कि भाषा विज्ञान के बारे में क्या करना है, जागरूकता फैलाना है। सांस्कृतिक विविधता और बहुभाषावाद जो है उसको क्या करना है, बढ़ावा देना है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि 1999 से जो ये मनाया जा रहा है, किस उद्देश्य के साथ मनाया जा रहा है, भाषाई और सांस्कृतिक विविधता और बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए। क्लियर हो गया होगा। चलिए इतना तो क्लियर हो गया, तो चलते हैं थीम देख लेते हैं कि इस बार की थीम क्या रखी गई है। तो जो थीम रखी गई है उसका नाम है, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुभाषी शिक्षा के लिए, बहुभाषी शिक्षा बहुभाषी शिक्षा, एक मिनट गाइस, शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, प्रौद्योगिकी का उपयोग। उसके बाद क्या है, चुनौतियाँ और अवसर। ये इसकी थीम है, चुनौतियाँ और अवसर। एक बार फिर से थीम को बता दे रहे हैं, बहुभाषी शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, चुनौतियाँ और अवसर। ये क्या है, इसकी थीम रखी गई है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं और भी कुछ फैक्ट देख ले रहे हैं। जो संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है उसने रिपोर्ट निकाली, उसके अनुसार क्या बताया गया है कि दुनिया में जो बोली जाने वाली लगभग भाषाएं हैं, कितनी, 6,000 भाषाओं में से कम जो हैं वो 43 क्या है, खतरे में हैं। ये संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के अनुसार बताई गई कि जो 6,000 लगभग भाषाएं
बोली जाती हैं पूरी दुनिया में, उसमें 43% क्या है, खतरे में हैं। तो ये बताया गया है। और अभी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसको हिंदी में कहते हैं, तो इसमें क्या बताया गया था कि कम से कम 5वीं क्लास तक का, और इसमें क्या किया जाएगा, और उससे आगे तक की जो शिक्षा है होगी वो क्या होगी, मातृभाषा के उपयोग को क्या करेगी, प्रोत्साहित करेगी। ये तो आप लोग को पता होगा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसको मातृभाषा को बढ़ावा देने के लिए ये किया जा रहा है। और भी कुछ देख लेते हैं कि जैसे भारत में देखा जाए तो भारत में 19,500, ये भारत जो है 19,500 भाषाओं का क्या, भाषाओं या बोलियां जो भी कहें उसका क्या है, ये घर है। जिनमें से क्या होता है कि 121 भाषाएं, 121 भाषाएं जो हैं हमारे देश में 10,000 या अधिक लोगों के द्वारा बोली जाती हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा। फिर क्या होता है कि जो 21 फरवरी और भी फैक्ट देख लीजिए। 21 फरवरी 2000, हर साल 21 फरवरी 2000 से क्या होता है, हर साल अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस को मनाया जाता है। और बाद में क्या हुआ, संयुक्त राष्ट्र ने 2008 को, हाँ ये लाइन नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कि संयुक्त राष्ट्र ने 2008 को क्या किया, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा वर्ष घोषित करने का प्रस्ताव पारित किया था। 2008 में किसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र ने क्या किया, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा वर्ष घोषित करने के लिए प्रस्ताव पारित किया। और ये जो मातृभाषा दिवस को मनाने का विचार आया था वो किसके द्वारा आया था, किसने किया था, ये विचार जो आया था वो बांग्लादेश के द्वारा, बांग्लादेश ने ये विचार रखा था। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं कि इससे रिलेटेड अब हम थोड़ा पॉलिटी में चलते हैं। करंट तो आपको मैंने जितने फैक्ट बनने थे बता दिया, यहाँ से जो भी फैक्ट बनने होंगे यहीं से आपके आ जाएंगे। अब इसको थोड़ा हम पॉलिटी से कोरिलेट करते हैं। कैसे करते हैं, देखिए ये जो भाषा है, आर्टिकल आपको याद होगा, नहीं भी याद होगा तो देख लीजिए, आर्टिकल 343, थोड़ा नीचे चलते हैं, यहाँ थोड़ा कलर है इसलिए दिख नहीं रहा। 343 जो आर्टिकल है इसमें क्या कहता है, आर्टिकल 343 कहता है कि जो संघ की आधिकारिक भाषा हिंदी वो होगी देवनागरी लिपि में, देवनागरी लिपि में संघ की आधिकारिक भाषा क्या होगी, हिंदी होगी। ये आर्टिकल 343 कहता है, हिंदी। क्लियर। और ये इसमें और क्या कहा गया कि जो अंक का यूज़ होगा वो अंतर्राष्ट्रीय रूप में किया जाएगा। ये भी कहा गया आर्टिकल 343 में, ये भी कहा गया कि अंकों का जो यूज़ होगा वो अंतर्राष्ट्रीय रूप में किया जाएगा। इस अनुच्छेद में कहा गया कि संविधान के आरंभ से, आपको पता ही होगा लेकिन फिर भी रिवीजन हो जाएगा, जिसको नहीं पता है वो उसको भी पता चल जाएगा कि संविधान के प्रारंभ के 15 वर्ष तक अंग्रेजी भाषा आधिकारिक भाषा के रूप में बनी रहेगी। 15 वर्ष के संविधान के प्रारंभ के 15 वर्ष तक क्या होगी, जो अंग्रेजी भाषा होगी, इंग्लिश होगी, वो क्या होगी, आधिकारिक भाषा के रूप में बनी रहेगी। फिर क्या होगा, 15 वर्ष के बाद फिर क्या होगा कि आधिकारिक भाषा के अलावा हिंदी का भी यूज़ करने के लिए राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा क्या होगा, परिवर्तन किया जा सकता है। 15 वर्ष के बाद, फिर से ये लाइन बोल रहे हैं कि 15 वर्ष के बाद क्या होगा, ये जो इंग्लिश रखी गई, अंग्रेजी रखी गई आधिकारिक भाषा, तो उसके अलावा हिंदी भी यूज़ किया जा सकता है। लेकिन ये किसके द्वारा होगा, जब राष्ट्रपति आदेश देंगे, राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये बात संविधान में कही गई। आज वर्तमान में देखें तो आधिकारिक भाषा के रूप में किसका यूज़ होता है, एक तो इंग्लिश का तो होता ही, अंग्रेजी का, सेकंड क्या होता है, हिंदी का भी होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब भाषाओं की बात हो रही है तो आपको पता होगा कि भाषाओं का हमारे संविधान के किस मतलब आर्टिकल में, तो आर्टिकल 343 तो मैंने बताया, तो 343 से 351 तक, 343 से 351 तक क्या है, इसमें अनुच्छेद, ये जो भाषाओं से संबंधित है ये आर्टिकल।
और अगर बात करें कि भाग कौन सा है, तो भाग है आपका 17, भाग 17 में ये बात कही गई है। तो ये आपको क्लियर हो गया। और कितनी भाषाएं हैं, तो टोटल जो है शुरू में तो 14 भाषाएं थी और वर्तमान में 22 भाषाएं दी गई हैं ना। और कौन सी सूची, 8वीं अनुसूची में दी गई है। आपको क्लियर होगा। तो कौन कौन सी भाषाएं एक बार बोल दे रहे हैं, असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुर, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत और सिंधी, तेलुगु, तमिल, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी। लेकिन जब संविधान के प्रारंभ में ही देखें तो ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है कि संविधान के स्टार्ट में क्या था, कितनी भाषाएं थी, मूल रूप से कितनी भाषाएं थी, तो 14 भाषाएं थी। लेकिन फिर क्या होता है, इसमें धीरे धीरे क्या हुआ होता है, जोड़ा जाता है, ऐड किया जाता है। तो देख लेते हैं कौन कौन सा जोड़ा गया। ये क्वेश्चन भी पूछ चुका है, हर साल पूछ लेता है। तो 1967 में क्या होता है, सिंधी भाषा को ये ऐड किया जाता है 21वें संशोधन के द्वारा। 21वें संशोधन के द्वारा 1967 में जोड़ा जाता है, किसको, सिंधी भाषा को जोड़ा जाता है। क्लियर। और दूसरी देखें तो 1992 में यानी कि 71वें संशोधन के द्वारा, 71वें अमेंडमेंट के द्वारा 1992 में 3 भाषाओं को जोड़ा जाता है। वो कौन से 3 हैं, तो वो है KMN। अगर आप ऐसे नहीं याद कर पा रहे हैं तो इसको ऐसे कर दीजिए, नमक। अब अभी ये मत कहिएगा कि ए कहाँ से आ गया, तो बता रहे हैं, थोड़ा टाइम दीजिए। नमक में क्या करिए, ए हटा दीजिए और ये ए हटा दीजिए, ठीक है। तो नमक, तो क्या हो जाएगा, NMK। तो N से नेपाली, M से मणिपुरी और मणिपुरी, सॉरी पुरी नहीं, मणिपुरी, और K से क्या हो जाएगा, कोंकणी। नमक, इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी, नमक से N से क्या हो जाएगा, नेपाली, M से मणिपुरी और क्या हो जाएगा, K से कोंकणी। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कौन से अमेंडमेंट और कौन सा ईयर, क्योंकि थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो सिंधी जोड़ा गया था 2167 और 71-92 में नमक को लाया गया। अब चलते हैं 2003 में। 2003 में कौन सा अमेंडमेंट होता है, 92 नंबर का जो अमेंडमेंट होता है 2003 में ये होता है। और 2004 में ये क्या हो जाता है, प्रभावी होता है। 2004 में प्रभावी होता है। और इसमें क्या होता है, कौन सी 4 भाषाएं जोड़ी जाती हैं, वो कौन सी 4 हैं 8वीं अनुसूची में जोड़ी जाती हैं, तो बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो इसके लिए ट्रिक है बॉडमॉस। तो बॉडमॉस, BODMAS। तो इसको MA मतलब जो क्या वाउल होते हैं उसको हटा दीजिए, जो आपके स्वर होते हैं उसको हटा दीजिए। तो O हटा दीजिए, इसका A हटा दीजिए, सब हटा दीजिए। तो आपका मेन क्या बचा, B से हो जाएगा बोडो, D से हो जाएगा डोंगरी, M से हो जाएगा मैथिली, S से हो जाएगा संथाली। तो ये 92 अमेंडमेंट में 2003 में ये क्या हुआ था, ये ऐड किया गया था। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर ये सेशन पूरा देख लेते हैं तो आपका एक क्वेश्चन पक्का बन जाएगा एग्जाम में। और फिर क्या है कि अगर हम पूछें कि भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं, तो 6 शास्त्रीय भाषाओं को दर्जा दिया गया है। वो कौन सी 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं, तो एक है तमिल 2004 में इसको घोषित किया गया था। और सेकंड है संस्कृत, इसको 2005 में, कन्नड़ 2008, तेलुगु 2008, मलयालम 2013, ओडिया 2014। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये सभी जो शास्त्रीय भाषाएं हैं वो संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध हैं। तो सॉरी, संबद्ध नहीं, सूचीबद्ध हैं। बहुत ज़्यादा हिंदी टफ हो जाती है, सूचीबद्ध है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। टोटल 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में, ये आपको क्लियर हो गया होगा। और क्या है कि इसमें ये कहा गया है कि राज्य को क्या है कि जो अनुसूचित भाषाओं से अपनी आधिकारिक भाषा चुनने के लिए बाध्य नहीं किया गया है। अगर संसदीय कार्यवाही की बात करें तो जो संविधान के अनुसार ही सारी बता रहे हैं कि जो संसदीय कार्यवाही है वो हिंदी या अंग्रेजी में की जाएगी। क्लियर, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। एक एक लाइन ध्यान से सुनिएगा। संविधान जो है वो व्यक्ति को अपनी मातृभाषा में
स्वयं को व्यक्त करने की भी अनुमति देता है। मतलब अपनी मातृभाषा में वो चाहे तो अपने को व्यक्त कर सकता है, ये भी संविधान में कहा गया है। यदि व्यक्ति हिंदी या अंग्रेजी में नहीं अपनी चीज़ों को व्यक्त कर पाता, अपनी बातों को नहीं व्यक्त करने में समर्थ हो पाता है, तो उसको ये कहा गया कि आप मातृभाषा में कर सकते हैं। लेकिन 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 अपने मन से नहीं, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सदन के जो स्पीकर होंगे उनकी आपको अनुमति की आवश्यकता होगी, तभी आप ऐसा कर सकते हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर बात करें कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो कार्यवाही होती है वो किस में होती है, किस लैंग्वेज में होती है, किस भाषा में होती है, तो वो अंग्रेजी में होगी। ये साफ साफ संविधान में कहा गया है। लेकिन कुछ हाई कोर्ट जो हैं वो राष्ट्रपति से सहमति के बाद क्या किए हैं, हिंदी को चूज़ किए हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि संविधान में तो कहा है साफ साफ कि ये अंग्रेजी में होगी, लेकिन क्या हुआ है, कुछ हाई कोर्ट्स ऐसे हैं जिसने क्या किया है, राष्ट्रपति से सहमति के बाद क्या किया है, हिंदी का यूज़ किया है। जैसे अगर देखा जाए उसमें से कुछ ऐसे हाई कोर्ट जैसे कि एमपी का है, यूपी है, राजस्थान है, बिहार है, ये सब इसमें ऐड हैं जहाँ पर ये हिंदी में भी होता है। और संसद के पास क्या है, ये संसद के पास कानून के द्वारा इसे बदलने की शक्ति दी गई है। तो ये पूछ सकता है कि मतलब इसे बदलने की शक्ति किसके पास है, तो संसद के पास है कि संसद क्या करेगी, कानून के द्वारा इसे बदल सकती है। लेकिन अभी तक ऐसा किया नहीं गया है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत डीप मैंने बता दिया, अब इससे एक क्वेश्चन आपका 100% बन जाएगा, चाहे वो पॉलिटी को उठा लीजिए, चाहे आपको करंट से उठा लीजिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व सामाजिक न्याय दिवस हर साल कब मनाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस हर साल कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, 20 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए देख लेते हैं 20 फरवरी को। वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस इसको कहते हैं इंग्लिश में। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य क्या है, निर्धनता, बेरोजगारी और परित्याग की समस्या का क्या करना है, सामना करना है। क्या उद्देश्य है, निर्धनता, बेरोजगारी और परित्याग, इन सभी की जो समस्या सामने आती है उसका हमें क्या करना है, सामना करना है। और इसकी जो इस वर्ष की थीम रखी गई है वो क्या रखी गई है, उसकी रखी गई है कि रोजगार के द्वारा सामाजिक न्याय को प्राप्त करना। किसके द्वारा, थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के द्वारा क्या प्राप्त करना, सामाजिक न्याय को प्राप्त करना, न्याय को प्राप्त करना रोजगार के द्वारा। अगर हमें सोशल जस्टिस चाहिए तो उसके लिए हम कैसे प्राप्त करेंगे, रोजगार के द्वारा, एम्प्लॉयमेंट के द्वारा। इंग्लिश में अगर इसकी थीम क्या है, तो अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। एक बार फिर से बोले, अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो जो सामाजिक न्याय के लिए क्या क्या होनी चाहिए, लैंगिक समानता होनी चाहिए, सामाजिक सुरक्षा होनी चाहिए और प्रवासियों के अधिकार की सुरक्षा की जानी चाहिए। सामाजिक न्याय तभी सुनिश्चित होगा जब लोगों को क्या होगा कि लिंग के आधार पर, आयु, नस्ल, धर्म या संस्कृति के कारण किसी भी तरह से समस्या का सामना ना करना पड़े। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो समझ लीजिए सामाजिक न्याय है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नहीं अदर फैक्ट भी देख लेते हैं इससे रिलेटेड। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNO ये क्या करता है, 26 नवंबर 2007 26 नवंबर 2007 को ये क्या करता है, 20 फरवरी यानी 20 फरवरी को हर साल विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाए जाने की मंजूरी दे देता है। UNO के द्वारा 26 नवंबर 2007 को ये क्या मंजूरी देता है कि 20 फरवरी को क्या किया जाएगा, हर साल ये दिवस मनाया जाएगा। और पहली बार कब मनाई गई थी, ये 2009 में मनाई गई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देख लेते हैं, अब आ ही गए हैं सामाजिक क्या कहते हैं इस पे, सामाजिक न्याय पे, तो देख लेते हैं हम पॉलिटी पर फिर चलते हैं कि हमारा जो संविधान है वो कितने मौलिक अधिकार दिए हैं। ये तो ऑलरेडी मैंने अपने लेक्चर में बताया, सबको पता भी है कि कितने हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं। पहले 7 थे लेकिन अब 6 हैं। कौन कौन से 6 हैं, एक समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। समता का अधिकार आर्टिकल 14 to 18 है,
यानी 14 से 18, स्वतंत्रता 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है ये है आर्टिकल 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये है आपका 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार हैं ये आपका है आर्टिकल 19 से 30, और नेक्स्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है आपका आर्टिकल 32। तो ये आपको क्लियर हो गया। लेकिन आज हम खाली बात करेंगे समता का अधिकार कि समानता के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो समता का जो अधिकार है ये आर्टिकल आपका जाता है 14 से 18, जिसमें आर्टिकल 14 आपका यही कहता है कि भारत में जो भी व्यक्ति होंगे प्रत्येक व्यक्ति को क्या करना है, विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण का अधिकार होगा। साफ साफ बोलता है कि प्रत्येक व्यक्ति को, भारत में जो भी व्यक्ति होंगे प्रत्येक व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण का अधिकार होगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और ये तो आर्टिकल 14 कहता है। आर्टिकल 15 क्या कहता है वो भी देख लेते हैं। 15 ये क्या कहता है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर, मतलब ये सारे अगर आधार को लेकर के अगर कोई भेदभाव करता है तो वो भेदभाव नहीं माना जाएगा। इन सभी के आधार पर नागरिकों के बीच सार्वजनिक साधनों के प्रयोग में भेदभाव बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल 15 कहता है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आर्टिकल 16 क्या कहता है देख लेते हैं ये भी। तो राज्य के अधीन जो लगे हुए हैं नियोजन में कोई भी किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल 16 कहता है। आर्टिकल 17 क्या है? अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत, मतलब कि अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। ये आपको क्लियर। और 18 क्या है? उपाधियों का निषेध करता है। तो ये सारी डिटेल में कभी बताएंगे क्योंकि ये बहुत लेट हो जाएगा अगर इसके डीप में जाएंगे। तो शॉर्ट में मैंने बता दिया है कि आर्टिकल 14 आपका इंपॉर्टेंट है, जो आपको क्या कहता है कि विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण की बात करता है। और आर्टिकल 15 आपको कि धर्म, लिंग, जाति आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, सार्वजनिक अधिकारों के उसमें नहीं किया जाएगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है देख लेते हैं। भारत सरकार ने किसके साथ रिवार्ड प्रोजेक्ट के लिए $115 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसने किया यह हस्ताक्षर? वर्ल्ड बैंक ने। भारत सरकार ने किया है वर्ल्ड बैंक के साथ। किसके लिए? कौन सा प्रोजेक्ट है? रिवार्ड प्रोजेक्ट है। तो ये रिवार्ड प्रोजेक्ट है क्या, किसके लिए किया गया? तो देख लेते हैं। वर्ल्ड बैंक, भारत सरकार, कर्नाटक, ओडिशा की राज्य सरकार। भारत सरकार, वर्ल्ड बैंक, कर्नाटक और ओडिशा की राज्य सरकारों ने मिल करके क्या किया है? किसान की हेल्प के लिए। किसकी हेल्प के लिए? किसानों की मदद के लिए राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य सरकारों को क्या करने के लिए, किसमें मदद करने के लिए? बेहतर तरीके से वाटरशेड प्रबंधन प्रथाओं को अपनाने के लिए। इसके लिए क्या किया? हस्ताक्षर किया है। अभी हम बता रहे हैं कि ये है क्या। ये तो आपको क्लियर होगा किसके किसके द्वारा किया गया। तो ध्यान रखिएगा, एक तो राज्य सरकार में कौन कौन शामिल है? कर्नाटक, ओडिशा, भारत सरकार और वर्ल्ड बैंक। ये आपको अभी ध्यान रखना है। कितने मिलियन डॉलर का? $115 मिलियन का। रिवार्ड है क्या देख लेते हैं। क्या रिवार्ड? ये जो रिवार्ड है, ये क्या है? एक ऐसी परियोजना है जिसे क्या किया जाना है कि 3 से 4 भारतीय राज्य में इसको लागू किया जाना है और इसे 6 साल की परियोजना के रूप में बनाया गया है। और ये जो है रिवार्ड परियोजना जो है, रिवार्ड प्रोजेक्ट जो है, ये सबसे बड़ा जल प्रबंधन कार्यक्रम में से एक है। ये किसके लिए है? जल प्रबंधन। ये आपको ध्यान रखना कि रिवार्ड प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? जल प्रबंधन। तो ये सबसे बड़े जल प्रबंधन कार्यक्रमों में से क्या है? एक है। जैसे कि मैंने नाम लिया अभी, ओडिशा, कर्नाटका। तो कर्नाटका को इसमें क्या करना है कि मतलब कितने $1 मिलियन मिले? इसमें क्या है कि भारत सरकार क्या कर रही है? ये
इसे वर्ल्ड बैंक के साथ इसने क्या किया, हस्ताक्षर किए हैं समझौते पर। तो इसमें कर्नाटक को क्या किया दिया जाएगा, 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त होंगे कर्नाटक को, और ओडिशा को 49 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त होंगे। और जो शेष 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर बच रहा है उसका उपयोग क्या करेगा, जो भारत सरकार, वो उसका उपयोग किस में किया जाएगा, भारत सरकार के भूमि संसाधन विभाग द्वारा किया जाएगा। शेष जो 6 मिलियन अमेरिकी डॉलर बच रहा है उसका यूज़ भारत सरकार के भूमि संसाधन विभाग द्वारा किया जाएगा। ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये जो प्रोजेक्ट है इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य मैंने बता दिया, थोड़ा सा और डिटेल बता दे रहे कि इसमें क्या करना है कि जल और भूमि संरक्षण, जल और भूमि संरक्षण में सुधार करना है, जल और भूमि संरक्षण में सुधार करना है। और इस सुधार करने के साथ ही साथ क्या करना है, हमें मिट्टी के बहाव को रोकना है, वर्षा जल का संचयन करना है, उसको एकत्र करना है, प्राकृतिक वनस्पति जो है उसको पुनर्जीवित करना है। ये सब इसका क्या होगा, काम होगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और ये जो, एक मिनट, आपको मैंने ये बता दिया। और इसमें जो रखी गई है कि जो वर्ल्ड बैंक है इसमें, इसको वर्ल्ड बैंक के जो ऋण दिया गया है, एक मिनट, जो ऋण दिया गया है वो वर्ल्ड बैंक के IBRD के द्वारा प्रदान किया गया है, वर्ल्ड बैंक की IBRD के द्वारा दिया गया। IBRD का फुल फॉर्म क्या है, अगर हिंदी में बताएं तो इसका है पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक, पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक। अगर इंग्लिश में बात करें तो I से इंटरनेशनल, B से बैंक, फॉर री से रिकंस्ट्रक्शन एंड D से डेवलपमेंट। तो IBRD के द्वारा ये, वर्ल्ड बैंक के IBRD के द्वारा ये ऋण दिया गया है। और इसकी जो परिपक्वता अवधि रखी गई है वो रखी गई है 15 वर्ष की। ये ऋण जो दिया गया है 15 वर्ष के लिए दिया गया है, जिसमें 4.5 वर्ष की, 4.5 वर्ष की इसमें क्या की गई है, छूट अवधि भी शामिल है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। वर्ल्ड बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर जो है वाशिंगटन DC में है। वाशिंगटन कई बार बता चुके हैं, आप लोग को रट गया होगा, यह वाशिंगटन DC। और इसका गठन क्या है, कब हुआ था, 1944 जुलाई में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन है, तो वो हैं डेविड मालपास हैं, डेविड मालपास हैं। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक और IMF ये दोनों क्या हैं, जुड़वा बहन कहलाती हैं, जुड़वा बहन कहलाती हैं। और वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुआ था, ये भी मैंने कई बार बताया है। और IMF की बात करें तो इसमें टोटल 190 सदस्य देश हैं, और जिसमें 190 नंबर का जो नवीनतम ऐड हुआ है वो कौन सा है, एंडोरा है, एंडोरा। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में डॉलर करोड़पति परिवारों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में कितने % बढ़ गई है। तो ये जो रिपोर्ट आई है हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2021, इसमें ये बताया गया है कि भारत में जो डॉलर करोड़पति परिवार की संख्या है वो 2021 की तुलना में 2021 में क्या हो गया है, 11% बढ़ गया है। 11% बढ़ करके ये कितने मतलब उसमें पहुंच गई है, 4,58,000 इतनी हो गई है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और इसमें रिपोर्ट में ये भी अनुमान लगाया गया है कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में, मतलब अगले 5 वर्षों में ये कितनी बढ़ जाएगी, 30% बढ़ जाएगी। और 30% बढ़ करके 2026 में ये कितने घरों तक, ये जो डॉलर करोड़पति परिवार की संख्या वो कितनी बढ़ जाएगी 2026 में, 6 लाख घरों तक पहुंच जाएगी। तो ये अनुमान लगाया गया। अभी तो 11% बढ़ी है, लेकिन अगले 5 वर्षों में 30% बढ़ करके कितनी हो जाएगी, 6 लाख घरों तक पहुंच जाएगी। मतलब अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर सबसे अधिक करोड़पति वाले शहर की बात करें तो उस सूची में मुंबई है, मुंबई वो सबसे ऊपर है। और मुंबई के बाद सेकेंड नंबर पर देखें तो दिल्ली, थर्ड नंबर पर देखें तो वो कहाँ, कोलकाता। तो ये आपको ध्यान रखना है।
और ये रिपोर्ट जो है 350 भारतीय करोड़पति पर किए गए सर्वेक्षण पर आधारित है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। अपर भद्रा परियोजना का संबंध किस राज्य से है? इंपॉर्टेंट है, ये किस राज्य से है? कर्नाटका से है, कर्नाटक से। तो यह मतलब अपर भद्रा परियोजना क्यों ये चर्चा में है? तो इसलिए ये चर्चा में है कि ये जो परियोजना है इसको राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दे दिया गया है, राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दे दिया गया। अब इसका क्या मतलब है? राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दे दिया गया तो इससे क्यों न्यूज़ में आ गया? तो बता रहे हैं क्यों न्यूज़ में आ गया, इतना परेशान होने की क्या जरूरत है। चलिए देख लेते हैं कि पहले तो ये देखते हैं कि ये राष्ट्रीय परियोजना का जो दर्जा मिला हुआ है कर्नाटक को, मतलब ये मध्य कर्नाटक के क्या करेगा, सिंचाई परिदृश्य को क्या करेगा, बदल देगा। इस परियोजना के तहत मतलब जो इसको राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिला, तो इससे क्या होगा, जो वहाँ का सिंचाई परिदृश्य है वो क्या होगा, बदल जाएगा। और ये राष्ट्रीय दर्जा पाने वाली यह कर्नाटक की जो है पहली परियोजना है, कर्नाटक की यह पहली परियोजना है जिसको राष्ट्रीय परियोजना का क्या मिला है, दर्जा मिला है। अब इससे क्या हो जाएगा, जब राष्ट्रीय परियोजना का मतलब उसको क्या कहते हैं कि राष्ट्रीय परियोजना का जब दर्जा मिलता है तो इसका मतलब है कि जो वित्त होगा वो केंद्र से मतलब क्या होगा, कर्नाटक को वित्त मिलेगा। ये कहने का मतलब ये परियोजना की अब क्या करेगा, केंद्र इसको पैसे देगा। अब ये कितना पैसे दे रहा है केंद्र, तो केंद्र से इसको 12,500 करोड़ रुपए प्राप्त हो रहे हैं। अब देख लेते हैं ये अपर भद्रा, यानी इसको अपर का मतलब हिंदी में ऊपरी, तो जो ऊपरी भद्रा परियोजना है ये है क्या? तो ये परियोजना जो है कि जैसे कि देख लेते हैं कि चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु, दावणगेरे, एक मिनट, गेरे, ये लास्ट में रा पर एक ही मात्रा है, दावणगेरे और तुमकुरू। तो यहाँ के जो सूखाग्रस्त जिले हैं वहाँ पर क्या किया जाएगा, सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से जो करीब 2,25,515 हेक्टेयर हैं उनको उस सिंचाई के उद्देश्य से ये शुरू की गई थी। और मतलब ये जो परियोजना कब ये परियोजना जो थी अपर भद्रा परियोजना, ये जितने ज़िले मैंने बताए, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु, दावणगेरे और तुमकुरू, ये वहाँ पर सूखाग्रस्त जिलों में क्या करने के लिए, सूक्ष्म सिंचाई करने के लिए शुरू की गई थी। और यहाँ पे क्या होगा, ये जो परियोजना होगी ये चित्रदुर्ग और तुमकुरू शाखा जो है, कौन सी शाखा बताया मैंने, चित्रदुर्ग और तुमकुरू शाखा नहर के माध्यम से 3 जिलों के सूखा प्रवण तालुकों के तहत 367 टैंक को ये भरने वाली है। तो अगर इन शॉर्ट बोले तो इसका क्या काम है, इसका अगर मैं शॉर्ट में बोलना चाहूँ कि इसका क्या काम है, ये क्या करेगी, तो चलिए शॉर्ट में बता देते हैं, बहुत लंबा सिंपल वर्ड में है कि सूखाग्रस्त जो क्षेत्र होंगे वहाँ पर सिंचाई की सुविधा, इस परियोजना का सूखाग्रस्त क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा, जैसे चिकमंगलुरु, चित्रगुरु और भी जो मैंने 2 नाम लिए उनमें, ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक ये जो मैंने बताया अपर भद्रा, अब यहाँ पे एक है तुंगभद्रा नदी कर्नाटक में आपको पता होगा। तो पहले बताते हैं तुंगा नदी। तो तुंगा नदी जो है कर्नाटक के शिमोगा शहर के पास क्या करती है, एक छोटा सा सिटी है जिसका नाम है कूडली। तो वहाँ कूडली में ये तुंगा नदी जा करके भद्रा से मिल जाती है, और भद्रा से मिल जाती है फिर वहीं पर इन दोनों का संयुक्त नाम क्या पड़ जाता है, तुंगभद्रा पड़ जाता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। कृष्णा राजा सागर बांध कहाँ पर है, तो कृष्णा राजा सागर बांध भी कहाँ पर है, ये मैसूर में ही स्थित है और कावेरी नदी के पर किया गया है इसका निर्माण। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तुंगा नदी ये तो मैंने बताया कि ये जा करके यहाँ मिल जाती है, कूडली में भद्रा नदी में मिल जाती है, लेकिन ये निकलती कहाँ है ये तो मैंने बताया ही नहीं। तो ये भी देख लीजिए कि कहाँ निकलती है। तो कर्नाटक में ही तुंगा नदी जो है कर्नाटक के चिकमंगलुरु जिला, अभी जो चिकमंगलुरु मैंने नाम लिया उस जिले में एक है स्थान जिसका नाम है गंगा मूल स्थान, और वहाँ पर एक पहाड़ी है वराह पर्वत नाम की एक पहाड़ी है, इसी के पश्चिमी घाट से ये नदी निकलती है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तुंगभद्रा
नदी पर ही बनाया गया है। और इस तुंगभद्रा बांध जो है ये परियोजना आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के संयुक्त प्रयास के रूप में जाना जाता है। अलमट्टी बांध की बात करें तो ये कृष्णा नदी पर बनाया गया है, तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। और अलमट्टी बांध जो है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य को इससे लाभ मिलता है। हेमवती बांध भी कर्नाटक से ही संबंधित है, तो ये आपको ध्यान रखना है, सारे पूछते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बादीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटका में है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटका में है। अंशी नेशनल पार्क वहीं है। और मुदुमलाई नेशनल पार्क, डंडेली वन्यजीव अभ्यारण्य, ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य, ये सब कहाँ पर है? कर्नाटका में है। रंगनथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? यहीं, क्या नाम है इसका, कर्नाटक में ही है। कुद्रेमुख यहीं पर है। आपको एक और हिस्ट्री में चलिए ले चलते हैं, जियोग्राफी से आपको हिस्ट्री में ले चल रहे हैं। ये एक मिनट गलत लिख दिया मैंने। हम्पी रथ आपने सुना होगा। हम्पी रथ जो है ये हम्पी रथ का मंदिर जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। और ये मतलब यहाँ पर पत्थर के अनोखे रथ का निर्माण किया गया है। और विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय ने इसका निर्माण कराया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान का संबंध किस योजना से है? तो ये किस योजना से है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से है। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, तो ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत क्या किया जाएगा? किसानों को फसल बीमा पॉलिसी देने के लिए घर घर वितरण, ये क्या है? एक अभियान है कि घर घर वितरण अभियान है। और इस अभियान का जो उद्देश्य है यह डिसाइड करना है, यह सुनिश्चित करना है कि जो किसान हैं वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जो उनकी नीति है और जो उनके भूमि रिकॉर्ड हैं, उनके शिकायत निवारण, उन सभी के बारे में वो क्या करें, उस जानकारी से वो परिचित हों, अवगत हों। ये इसका उद्देश्य है। आपको क्लियर हो गया होगा। अगर बात करें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की, तो ये योजना जो है इसका उद्देश्य क्या था कि जो प्राकृतिक आपदाओं से जो फसल के नुकसान हो जाते हैं, क्षति हो जाती है, उससे जो पीड़ित किसान होंगे उनको क्या करना है? वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का यही उद्देश्य था। और इस योजना को लॉन्च कब किया गया था? 18 फरवरी 2016 में। 18 फरवरी 2016 में इसको एमपी के मध्य प्रदेश के सीहोर में प्रधानमंत्री के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसके क्रियान्वयन के कितने 6 साल पूरे हो गए हैं। तो इसी से संबंधित ये मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान ये स्टार्ट की गई है। तो ये आपको एकदम पूरा क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अगर क्लियर हो गया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें। प्लीज़ एक सपोर्ट मिल जाता है अगर आप लाइक कर देते हैं, सब्सक्राइब कर देते हैं। तो चलिए देख लेते हैं और भी इससे रिलेटेड जो फैक्ट हैं। और ये जो नया अभियान है मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान जो है ये क्या होगी? ये जो आगामी जो एक खरीफ सीज़न जो होता है, खरीफ तो रबी, खरीफ, ये सब जायद, ये सब आपको पता होगा। खरीफ सीज़न जो होता है ये आगामी खरीफ सीजन में स्टार्ट होगा, जो कब से शुरू होगा? जून में। तो जून में ये शुरू होगा और सभी ये इसका क्रियान्वयन क्या कहते हैं उसको, राज्यों में घर घर ये किया जाएगा। ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है इसमें मैंने बताया कि इसमें एक अभी संशोधन किया गया था 2020 में। तो इसमें ये कहा गया कि किसानों को स्वेच्छा से भाग लेने की अनुमति देने के लिए इसमें संशोधित किया गया था कि ये स्वेच्छा से इसमें क्या कर सकते हैं? भाग ले सकते हैं। और इसमें ये कहा गया कि जो किसानों के लिए जो फसल बीमा ऐप है एक, और या फिर वो क्या करें, निकटतम कृषि अधिकारी के माध्यम से किसी भी घटना के 72 घंटे के, ये ध्यान रखना आपको, ये कितने घंटा बोला है ये पूछता है क्वेश्चन, कितने घंटे के भीतर? 72 घंटे के भीतर फसल क्षति की रिपोर्ट करना आसान बना दिया। 2020 में जो संशोधन हुआ इसमें ये चीज़ ऐड कर दिया गया। अब इसमें क्या होता है कि जो 2020 में बीमा योजना में जो सुधार किया गया उसमें ये कहा गया कि अगर प्राकृतिक आपदा से आपके फसल को नुकसान पहुंच जाता है तो किसान क्या करे, 72 घंटे के भीतर इसकी रिपोर्ट जो फसल बीमा ऐप है वहाँ पर, चाहे CSC जो सेंटर है वहाँ या निकटतम कृषि अधिकारी के माध्यम से उसको देनी होती है सूचना। फिर उसके बाद क्या होता है, जो बीमा दावा की जो प्रक्रिया हो जाती है वो शुरू हो जाती है। और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट बता रहे हैं हम गाइस कि जो खरीफ फसल के लिए किसान के द्वारा जो प्रीमियम राशि दी गई है खरीफ के लिए 2% है और रबी के लिए कितनी है? 1.5
1.5% है। और अगर यही क्या नाम है उसका बागवानी फसल के लिए क्या निर्धारित की गई है, बागवानी फसल के लिए 5%। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि खरीफ के लिए 2, रबी के लिए 1.5 और बागवानी के लिए 5 निर्धारित की गई है। जो प्रीमियम राशि है फसल बीमा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो प्रीमियम डिसाइड किया गया है, तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस कंपनी को फरवरी 2022 में भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार दिया गया? तो किसको दिया गया? कोल इंडिया लिमिटेड को। कोल इंडिया लिमिटेड क्या है? भारत की एक महारत्न कंपनी है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसी को क्या किया गया है? सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार दिया गया है। तो ये जो पुरस्कार है, कोलकाता में एक समारोह आयोजित किया गया जिसका नाम है एनर्जी मीट एंड एक्सीलेंस अवार्ड। एनर्जी मीट एंड एक्सीलेंस अवार्ड। तो इसी अवार्ड में क्या किया गया? कोलकाता में किसके द्वारा आयोजित किया गया था? एसोचैम के द्वारा। एसोचैम के द्वारा यह पुरस्कार कोल इंडिया को दिया गया है। ये आपको दिख रहा होगा, ये दिया गया है। और ये सम्मान इनको क्यों मिला है? ये सम्मान इनको क्यों मिला है? तो कोयले की जब संकट थी उसमें इन्होंने क्या किया? कोयले की क्या कहते हैं उसको, कोल इंडिया ने बिजली क्षेत्र के लिए इन्होंने क्या किया है? कोयले की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए पिछले कुछ मंथ्स में कोयला उत्पादन और उसकी सप्लाई में इन्होंने क्या किया है? वृद्धि की है और देश में बिजली संकट की स्थिति नहीं आने दी। तो इसी के कारण इनको क्या किया गया है? इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 21 से 25 फरवरी 2022 तक भारत और किस देश के मध्य द्विपक्षीय संयुक्त वायुसेना सैन्य अभ्यास एक्स ईस्टर्न ब्रिज 6 का आयोजन किया जा रहा है? तो किसके? भारत और किसके द्वारा किया जा रहा है? ओमान के द्वारा किया जा रहा है। कौन सा सैन्य अभ्यास है? द्विपक्षीय संयुक्त वायुसेना सैन्य अभ्यास। तो ये ध्यान रखना, ये कौन सा अभ्यास है? वायुसेना। और ये एक मिनट थोड़ा और बदल। तो जो भारतीय वायुसेना और रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान इन्होंने क्या किया? कहाँ पर किया? ये भी तो ध्यान रखना कि कहाँ पर आयोजन हुआ। ये दोनों भारत और ओमान के बीच हुआ। कहाँ पर हुआ? राजस्थान में वायुसेना स्टेशन जोधपुर में। कौन से स्टेशन? वायुसेना स्टेशन जोधपुर में 21 से 25 फरवरी तक क्या होता है? इसका आयोजन किया गया। मतलब इसमें क्या किया जाएगा? ये हो गया। और इसका ये कौन सा संस्करण है? यहाँ आपको दिख भी रहा होगा, 6ठा संस्करण है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर बात करें ओमान, तो ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट। ओमान की मुद्रा क्या है? रियाल। और ओमान की खाड़ी जो है, एक मिनट मैप चलते हैं, मैप के ये देखिए, ये ओमान आपको दिख रहा होगा, ये ओमान है। तो यहाँ नोट कर लीजिएगा, ओमान की खाड़ी जो है अरब सागर और हारमुज जल संधि के बीच स्थित क्या है? एक जलडमरू मध्य है। ओमान की खाड़ी अरब सागर और हारमुज जल संधि के मध्य क्या है? एक जलडमरू मध्य है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर बात करें स्पेन और मोरक्को को कौन अलग करती है, थोड़ा और फैक्ट नोट कर लीजिए कि स्पेन और मोरक्को को कौन सी जल संधि अलग करती है? जिब्राल्टर जल संधि अलग करती है। और जिब्राल्टर जल संधि जो है उसको भूमध्य महासागर का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये जिब्राल्टर जल संधि जो है स्पेन मोरक्को को अलग करती है और भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को क्या करती है? ये जोड़ती है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक मिनट, ये देखिए यहाँ पे दिखा दे रहे हैं आपको। ये देखिए, ये है, ये सऊदी अरब है। ये देखिए, ये ओमान यहाँ पर है। तो
थोड़ा ब्लर है इसलिए क्लियर नहीं हो रहा होगा, लेकिन आप लोग अपने मैप में देख लीजिएगा इसको। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि जल जीवन मिशन के तहत कौन सा जिला 100वां हर घर जल जिला बन गया है? तो कौन सा बना है? वो हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर, सॉरी हिमाचल प्रदेश चंबा जिला जो है जल जीवन मिशन के तहत जो हिमाचल प्रदेश का चंबा जिला है वो क्या हो गया है? ये 100वां हर घर जल जिला बन गया है। चलिए देख लेते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये एक तो 100वां हर घर जल जिला बन गया हिमाचल प्रदेश का चंबा, और यह 5वां आकांक्षी जिला भी बन गया है। साथ ही ये क्या बन गया है? 5वां आकांक्षी जिला भी बन गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये जो जल जीवन मिशन है इसकी बात कर लेते हैं, इम्पोर्टेंट है। जल जीवन मिशन ने क्या किया है कि इसमें क्या कहते हैं इसको कि 5 ने अभी तक इसका जो लक्ष्य रखा गया था, ये रखा गया था कि 2024 तक हम क्या करेंगे, हर ग्रामीण घर में, कहाँ पर? ग्रामीण, ये भी ध्यान रखना है, हर ग्रामीण घर में, ये वर्ड ध्यान रखिएगा। हर इसमें क्या करना है, ग्रामीण घर में क्या करेंगे 2024, और लक्ष्य कौन सा? 2024, एकदम रट लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2024 तक इसको क्या करना है, हर ग्रामीण घर में नल का पानी उपलब्ध कराना है। और अब तक जो है 5.78 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों में नल के पानी की आपूर्ति की जा चुकी है। और आज देश के देखा जाए तो 100 जिले स्वच्छ नल के पानी की आपूर्ति का लाभ उठा रहे हैं। अगर ये जो मिशन है, इस मिशन की बात करें तो इस मिशन की ये मिशन स्टार्ट हुआ था 15 अगस्त 2019 को स्टार्ट किया गया था। इम्पॉर्टेंट है ये लाइन, ध्यान रखिएगा। और जैसे गोवा, हरियाणा, तेलंगाना, अंडमान और पुदुचेरी, दादरा, दमन, दीव, यहाँ के जो हर ग्रामीण घर हैं उनमें नल के पानी की आपूर्ति है। अब नल के पानी की आपूर्ति पहुँच चुकी है यहाँ पर। और पंजाब, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, यहाँ सब अभी प्रोसेस में है ये सारी चीज़ें। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो इससे रिलेटेड आपको कई फैक्ट याद होंगे, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया कि 100% वैक्सीनेशन वाला राज्य जो है ये हिमाचल प्रदेश है। अगर इसके पूछ ले राज्य की जगह वहाँ पे 100% वैक्सीनेशन वाला जिला पूछ ले तो हिमाचल का किन्नौर हो जाएगा। 100% LPG कनेक्शन वाला राज्य भी हिमाचल प्रदेश है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछता है। और ये जो हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान है, जैसे कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं, जैसे खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान और इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान, पिन वैली नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये सब पूछता है। और झील देख लेते हैं, रेणुका झील जो इम्पोर्टेंट है, सब नहीं देखें, नाको झील, खज्जियार झील, भाखड़ा नांगल बांध कहाँ बना हुआ है? सतलज नदी पर बना हुआ, नाथपा झाकड़ी बांध सतलज नदी पर। तो ये सब हिमाचल प्रदेश में है। तो ये सारे आपको क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं क्या कह रहा है। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष रैंक पर है? तो कौन सा देश शीर्ष रैंक पर है? वो है नॉर्वे। तो देख लेते हैं, ये जो 1 मिनट, 2022 में बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक खेल का समापन क्या होता है, कब होता है? 20 फरवरी को होता है। इसका समापन 20 फरवरी को होता है। और कहाँ होता है? बीजिंग में ही। और बीजिंग का नेशनल स्टेडियम है, वहीं पर होता है, जिसका नाम है बर्ड्स नेस्ट उसको कहा जाता है। तो वहाँ पर इसका समापन होता है। और ये जो इसमें आयोजित किया गया था बीजिंग, चीन में क्या हुआ था? चीन में ही है बीजिंग। और 2022 में ये शीतकालीन ओलंपिक 4 से 20 फरवरी तक क्या होता है? आयोजित किया जाता है। और इसमें देखा जाए तो इस शीर्ष तालिका में कौन है? नॉर्वे है। और नॉर्वे जो है इसमें टोटल 37 पदक इसने जीता हुआ है। इन 37 पदक में 16 उसमें क्या है? गोल्ड शामिल हैं। तो ये सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीतने का नया रिकॉर्ड है। किसके नाम? इसके नॉर्वे के नाम है। और ये लगातार दूसरी बार, ये भी ध्यान रखना है, ये लगातार दूसरी बार टॉप पर है, ये भी ध्यान रखना है। और दूसरे नंबर पर कौन है? जर्मनी है। फर्स्ट पर नॉर्वे है, सेकंड पर जर्मनी है। और जो मतलब इस शीतकालीन बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक का जो मेजबान देश जो चीन, तो ये चीन जो है 3rd नंबर पर है। चीन किस नंबर पर है? 3rd नंबर पर है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तब आपको ये माइंड में आ रहा होगा कि क्या भारत
भारत का क्या हुआ, टीम को इसने प्रतिनिधित्व किया, गया कि नहीं, कोई था कि नहीं, तो ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि इसमें इस खेल में क्या हुआ था, भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व एकमात्र पुरुष खिलाड़ी जो स्कीयर थे आरिफ खान उन्होंने किया था। इसका प्रतिनिधित्व, भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व एकमात्र भारतीय खिलाड़ी आरिफ खान के द्वारा, और उद्घाटन समारोह के दौरान वो देश के ध्वज वाहक भी थे। और फिर क्या होता, और लेकिन इनको भारत खेलों में कोई पदक नहीं जीत सके, इससे बस यही आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किन दो राज्यों ने 20 फरवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो वो कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम है। तो क्या होता है कि जो मिजोरम 20 फरवरी और अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम क्या है, 20 फरवरी को अपना क्या करते हैं, स्थापना दिवस मनाते हैं। अरुणाचल प्रदेश को क्या कहा जाता है? उगते सूरज की भूमि कहा जाता है, लैंड ऑफ द राइजिंग सन के रूप में जाना जाता है। ये आपको क्लियर होगा, पता ही होगा। और अरुणाचल प्रदेश भारत का कौन से नंबर का राज्य है? 24 नंबर का राज्य, 24वां राज्य है। मिजोरम की बात करें तो मिजोरम की बात करें तो मिजोरम को 1972 में मिजोरम को 1972 में पूर्वोत्तर क्षेत्र अधिनियम 1971 के तहत क्या किया गया था? एक यूटी घोषित किया गया था। फिर क्या होता है? 1986 में 53वां संशोधन होता है, 53 नंबर का संशोधन होता है, अमेंडमेंट होता है। तो ये क्या करता है? भारत का 23 नंबर का राज्य बनता है मिजोरम। अरुणाचल 24वां, मिजोरम 23वां नंबर का राज्य बनता है। और मिजोरम के साथ ही अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 को क्या होते हैं? अस्तित्व में आते हैं। ये आपको ये दोनों राज्य क्या है? 20 फरवरी 1987 को अस्तित्व में आ जाते हैं, और इसीलिए 20 फरवरी को क्या मनाया जाता है? इनका स्थापना दिवस मनाया जाता है। मिजोरम के सीएम की बात करें तो क्या नाम है उनका? जोरमथांगा। और राज्यपाल की बात मिजोरम की करें तो श्रीधरन पिल्लई। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अरुणाचल प्रदेश के सीएम की बात करें तो पेमा खांडू, और राज्यपाल की बात करें तो बीडी मिश्रा। ये आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत लंबा हो जाता है सेशन, लेकिन चलिए आपके काम ही आएगा। चलिए आज का ये देख लेते हैं, क्या है? अभ्यास प्रश्न है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाले के स्थान पर हराया था? ऑप्शन है, फटाफट इसको सॉल्व करते हैं कि ऑप्शन क्या है? विलियम हॉकिंस, थॉमस बेस्ट, थॉमस रो या जोशिया चाइल्ड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जिसने हराया था उसका नाम है थॉमस बेस्ट। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं, बता रहे हैं आपके कि किस कह रहा है, किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाले के स्थान पर हराया, और जो बेस्ट है वही तो हराएगा, जो बेस्ट है वही तो हरा सकता है। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि थॉमस बेस्ट ने क्या किया था? स्वाले के स्थान पर इनको हराया था। 1611 में क्या होता है? पुर्तगाली विरोध करते हैं। तो उनके विरोध करने के बावजूद भी क्या करते हैं? जो कैप्टन मिडल्टन होता है वो सूरत के समीप स्वाले पहुंचता है। कहाँ? सूरत के समीप स्वाले पहुंचता है, और मुगल गवर्नर से क्या कहता है? यहाँ व्यापार, और मुगल गवर्नर जो होते हैं उनसे क्या करता है? व्यापार करने के लिए अनुमति लेने में वो सफल हो जाता है। फिर कैप्टन बेस्ट जो होते हैं वो कैप्टन बेस्ट सूरत के बंदरगाह की कैप्टन बेस्ट के द्वारा जो सूरत का बंदरगाह है वहाँ की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को क्या किया? भंग कर दिया, और सूरत में एक स्थायी रूप से फैक्ट्री स्थापित की। और फिर ये पूरी कहानी रहती। तो आपको ये ध्यान रखना कि थॉमस बेस्ट ने हराया था। नेक्स्ट क्या? भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो कौन सा प्रसिद्ध था? बिहार, गुजरात, बंगाल या मद्रास। तो कौन सा प्रसिद्ध था? बिहार। इंपॉर्टेंट है ये भी कि यूरोप वासियों को सर्वोत्तम शोरा और अफीम जो था वो कहाँ से प्राप्त होता था? बिहार से प्राप्त होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे नियुक्त किया था? मोहम्मद रजा खान, शिताब राय, रायदुल्लभ या सैयद गुलाम हुसैन। तो रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का जो उप दीवान नियुक्त किया था वो किया था मोहम्मद रजा खान को। इलाहाबाद की जो दूसरी संधि अगस्त 1765 में जो हुई थी, दूसरी संधि अगस्त 1765 में, तो जो सम्राट शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया जाता है। शाह आलम को अंग्रेजों ने संरक्षण में अपने ले लिया और उसे इलाहाबाद में रखा।
फिर क्या होता है कि शाह आलम ने 12 अगस्त का जो फरमान जारी हुआ उसके द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दे दी जाती है, जिसके बदले में कंपनी क्या करती है, सम्राट को 26 लाख रुपए देगी। इसके मतलब इसके तहत क्या होता है, फरमान के तहत कि कंपनी सरकार को सम्राट को क्या करेगी, 26 लाख रुपए देगी और निजाम के व्यय के लिए 53 लाख रुपए देगी। और ये सारी चीज़ें यहाँ पर की गई थी। कंपनी ने फिर क्या किया, दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान नियुक्त करते हैं। एक मुर्शिदाबाद जो कि बंगाल में था, यहाँ पर ये मोहम्मद रजा खां को रखा जाता है, और बिहार के लिए क्या इनका नाम है शिताब राय, राजा शिताब राय की नियुक्ति की जाती है। तो मोहम्मद रजा खान उप निजाम के रूप में कार्य करते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान कब की थी? तो 12 अगस्त 1965, जो कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया वही है कि 12 अगस्त, ये नोट कर लीजिएगा, 1765 में इलाहाबाद की दूसरी संधि जब हुई थी तो फरमान जारी किया गया था, उसके तहत ये सारी चीज़ें जो कि मैंने ऊपर डिस्कस कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के बारे में कहा जाता है कि उसके साम्राज्य की सीमा कहाँ से कहाँ तक थी। तो ये कहा जाता है मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के बारे में फारसी भाषा में एक कहावत थी। इनके बारे में फारसी भाषा में कहावत कही गई थी। क्या कहावत थी? सल्तनत ए शाह आलम अज दिल्ली तापालम। क्या कहावत थी? सल्तनत ए शाह आलम अज दिल्ली तापालम, यानी शाह आलम के काल में जो मुगल साम्राज्य थी वो सिकुड़ते सिकुड़ते भी कहाँ तक आ गई थी? दिल्ली के लाल किले से पालम गांव तक रह गया था। तो ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? ऑप्शन शाह सुजा, जमा शाह, दोस्त मोहम्मद या फिर शेर अली शाह। मतलब थोड़ा सा अगर पढ़े होंगे आप लोग तो तुरंत ऑप्शन सुनकर माइंड में आ गया होगा कि बाकी तो नाम सुना ही नहीं, तो शाह सुजा से। तो सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे? शाह सुजा से प्राप्त किया था। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। भारत और पाकिस्तान, ये क्वेश्चन आपके लिए जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना कि भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि में मध्यस्थता की गई थी किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के द्वारा, ब्रिटेन और फ्रांस के द्वारा, किसके द्वारा की गई थी? आंसर दीजिएगा। और चलिए फटाफट रिवीजन कर लेते हैं 1 मिनट के अंदर। प्रथम श्रेणी मैच के पदार्पण मुकाबले में 13 शतक लगाने वाला दुनिया का पहला बल्लेबाज शकीबुल गनी। कौन सा भारत का यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? नेपाल। पाकिस्तान के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान हिलाल पाकिस्तान से किसे सम्मानित किया गया? बिल गेट्स। आर्थिक विकास संस्थान का निदेशक हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? चेतन घाटे। विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? गुजरात। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को प्रदान किया गया? शेरशाह। भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग जिसे हाल ही में जोड़ी गई है? T49 सुरंग। मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 19 फरवरी। केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में रूसा की योजना कब तक जारी रखने की मंजूरी दी? 31 मार्च 2026। इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी का निर्माण किस राज्य के अंदर किया जा रहा है? तमिलनाडु के थेनी गांव में। चर्चा में रहा शब्द परामर्श 2022 क्या है? करियर काउंसलिंग वर्कशॉप है। तो आपको क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है आपको ये सेशन। ये देखिए जोधपुर के आसमान में गरजे सुखोई 30 ये भारत और ओमान के बीच जो कि मैंने बताया, आप लोग इसको देख लीजिएगा, मैं PDF शेयर कर दूंगी। तो उम्मीद है आपको सेशन समझ आया होगा, पसंद भी आया होगा। गाइज प्लीज़ इसको शेयर करिए, लाइक करिए, जितना हो सके जितने आपके दोस्त हैं सबको शेयर करिए, और क्या करिए, लाइक करना ना भूलिए, और जो बेल आइकॉन है उसको ज़रूर प्रेस करिए, जिससे कि जब भी नोटिफिकेशन जो भी शेयर करते रहेंगे वो आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ और फिर पढ़ते हैं अच्छे से। तो तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।